से पेपर प्रैक्टिस करो क्लास से पहले, और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो वो क्वेश्चन जैसे जैसे आप पूछते जाओगे चैट में, तो वो मैं आपको वो वाले क्वेश्चन हम टारगेटेड करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा काम जल्दी हो जाएगा। चलें स्टार्ट करें फिर ये वाला पेपर आज का। चलो भाई, क्वेश्चन 1 हमारा सेक्शन ए का, इसमें कह रहा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये स्टाइल आप लोगों ने देख लिया है कि भाई हमेशा ऐसा ही होता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ईच क्लोराइड मे बी यूज वंस मोर देन वंस और नॉट एट ऑल, कंटेन्स अ कैटाइन विद +2 चार्ज, ठीक है। हमने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है, मेरे ख्याल से 2022 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन ये वो वाला नहीं है। हाँ, पहला पार्ट जो है ना वो सेम पूछा हुआ है उसमें, जो 2021 में पूछा हुआ था। कह रहा है कंटेन्स अ कैटाइन विद +2 चार्ज, तो +2 चार्ज का एल्यूमिनियम यहाँ पे +3 चार्ज है। अमोनियम आइन को आप जानते हो, विच इज NH4+1। कैल्शियम आइन होता है 2 पॉजिटिव ग्रुप 2 का, तो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। आपने कैल्शियम आइन नहीं लिखना, उसने पूछा कि क्लोराइड बताओ कौन सी, तो कैल्शियम क्लोराइड है, तो पूरा नाम लिख दो कैल्शियम क्लोराइड का जो ऊपर गिवन है आपको। फिर कह रहा है रिएक्ट्स विद वार्म एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ गैस व्हिच टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू कौन सी गैस है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करती है? बेसिक गैस है। और वो कौन सी बेसिक गैस है जो हमने पढ़ी है टेस्ट फॉर गैसेस में? अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस को एल्केली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्केली, तो एल्केली को किस चीज के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड होती है? तो वो होता है अमोनियम सॉल्ट्स। ये एल्केलीज के रिएक्शन में हमने पढ़ा है ना, व्हेन अमोनियम सॉल्ट्स आर हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड। सही है, तो दो जगहों पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड होगी। अमोनिया के टोटल हमने ना एक रिएक्शन तो ये पढ़ा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इससे अमोनिया बनती है, हेबर प्रोसेस। दूसरा रिएक्शन में अमोनिया कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारे पास कोई अमोनियम सॉल्ट होता है, जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, इसमें मैं अल्कली डाल के साथ में हीट करूंगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस्ड होगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और साथ में अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड होगी। और अमोनिया गैस एक और रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होती है, जो टेस्ट फॉर नाइट्रेट आइन था ना, इसके अंदर भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला होता है और साथ में एल्यूमिनियम फॉइल डाला होता है, ठीक है। सॉलिड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल के पीसेस डाले होते हैं, तो इसमें भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये टोटल 3 ही रिएक्शन है जिसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड होती है हमारे पास। अक्सर एमसीक्यूज में वो इस तरह से भी उसने दिया हुआ है कि भाई हमारे पास एक्वस अमोनिया है या लिक्विड अमोनिया है, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो क्या इससे अमोनिया गैस बनेगी? यस, इससे भी अमोनिया गैस बनेगी, बट दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन ना, ये तो फिजिकल हो गया। तो ये अक्सर अमोनिया के बारे में ये क्वेश्चन ये पूछता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है? अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, विच इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट, सिल्वर नहीं। कैटाइन क्या होता है बेटा? कैटाइन तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन होता है ना, कैल्शियम आइन, इट्स कैटाइन। नेगेटिव चार्ज आइन एनाइन होता है, पॉजिटिव चार्ज आइन कैटाइन होता है। अच्छा, पार्ट सी में कह रहा है इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का टेबल याद किया हुआ है हमने। अब ये क्लोराइड्स हैं, तो क्लोराइड्स के बारे में हमने याद किया है कि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सिल्वर क्लोराइड एंड लेड टू क्लोराइड। सही है, सिल्वर जो है ना वो हमेशा +1 आयन ही बनाता है, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड दिया हुआ है, तो इट मींस के सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो वो सॉल्युबिलिटी टेबल जो एसिड एंड बेसिस में है वो हमें याद रखना है। अच्छा, कोई अभी पता नहीं आप लोग क्लास में है या नहीं वो स्टूडेंट, आप कोई मुझसे पूछ रहा था कि हमारे पास अगर हम एटीपी एग्जाम करवा रहे हैं तो कोई चैप्टर आई थिंक मोल्स कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री पूछ रहे थे, या एसिड एंड बेसिस या टेस्ट फॉर आयंस पूछ रहे थे। देखो, जो पेपर 4 एग्जाम जो करवा रहा है
तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि आप छोड़ सकते हो। मतलब पेपर 4 जो सिर्फ पेपर 4 में आता है ऐसा कुछ भी नहीं। जितना पेपर 4 में आता है, जिन टॉपिक से पेपर 4 में आता है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। तो जो टेस्ट फॉर आइंस छोड़ने की गलती करना भी नहीं, क्योंकि जितना वो पेपर 4 में आता है उतना ही वो पेपर 2 और पेपर 1 में भी आ जाता है टोटल मिला के। ठीक है जी। नहीं बच्चे, हम आंसर्स एक्सप्लेनेशन तो ले रहे हैं इतनी सारी, ये बैकग्राउंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं हम इतना ही बैकग्राउंड डिस्कस कर सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का जो टेबल है वो अब किसी के नहीं है तो ग्रुप आप मुझे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। एसिड है हमारे एसिड एंड बेसिस के हैंडआउट में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का टेबल है, जिसमें हमने याद किया हुआ है कि कौन कौन सी क्लोराइड सॉल्युबल है, कौन सी इनसॉल्युबल है। तो हमने याद किया हुआ है कि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। अब इन ऑप्शन में लेड टू क्लोराइड तो है नहीं, सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बेटा जिसको भी हैंड आउट चाहिए ना वो मुझे मैसेज कर देना, क्लास के बाद मैं आपको दे दूंगा। एज अ मॉलिक्यूल विच हैज ओनली 18 प्रोटॉन्स। ठीक है, अब 18 प्रोटॉन्स काउंट करने के लिए आपने सबके फॉर्मूला देखना है, और फॉर्मूला में देखना है कि कितने कौन कौन से एलिमेंट का एटम है और उसका प्रोटॉन नंबर क्या होता है। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड -1 चार्ज है, तो दिस फॉर्मूला वुड बी AlCl3। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आई होप बनाने आते हैं सबको। AlCl3। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, आयरन 2 क्लोराइड हो जाएगा FeCl2, सिल्वर क्लोराइड इज AgCl और सोडियम क्लोराइड इज NaCl। अब आप इसमें देख लो, जैसे NaCl में हमारे पास एक सोडियम है तो उसके 11 प्रोटॉन्स और एक क्लोरीन है तो उसके 17 होता है प्रोटॉन नंबर। तो 11 + 17 हमारे पास बन जाएंगे 28। वो कह रहे हैं 18 प्रोटॉन्स चाहिए, तो सोडियम क्लोराइड तो नहीं। अब सिल्वर का एटॉमिक नंबर देखो, क्लोरीन का देखो, आयरन का देखो, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का तो 17 है। अब मैं हाइड्रोजन का देखूँ तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 होता है, एक हाइड्रोजन है, और क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 होता है, एक क्लोरीन है, तो टोटल 18 इसका बनता है। ठीक है, बाकी ये निकाल के देख लेना, मतलब ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की बात चल रही है। FeCl3 नहीं, FeCl3 में 18 प्रोटॉन, FeCl3 है कहाँ? अच्छा सॉरी सॉरी, ये जो आप फॉर्मूला कह रहे हो, यस FeCl3 है, सॉरी दिस इज आयरन 3 क्लोराइड। ये समझ आ गया कि किस मॉलिक्यूल में 18 प्रोटॉन्स होंगे, तो HCl होगा। तो ये आपको सारे काउंट करके देखने पड़ेंगे। वैसे आप HCl का फॉर्मूला लिखोगे तो फॉरन क्लियर कट पता लग जाता है कि क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 18 यही बनेगा। अब दिस कम्स विद द प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस है आपकी तो आपको ये चीजें जल्दी क्लिक कर जाएंगी, वरना फिर आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे होगे, सबके फॉर्मूला लिख रहे होगे और सबको भी राइट करके देख रहे होगे 1 मार्क के लिए। अच्छा, ई में कह रहा है इज अ कलर्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा देखो, कलर्ड कंपाउंड्स किसके बनते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आयरन 3 क्लोराइड, आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, आयरन 3 क्लोराइड का जो क्लोराइड होगा वो कलर्ड होगा, दिस इज अ कलर्ड कंपाउंड, आयरन 3 क्लोराइड इज कलर्ड। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आयरन 3 क्लोराइड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं भाई सिल्वर भी तो ग्रुप 2 और 3 के बीच में आता है, तो सिल्वर क्लोराइड तो नहीं लिख सकते थे क्या, वो कलर्ड नहीं है? देखो सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है बेसिकली। आप ना एक चीज याद रखो, प्रोडक्ट टेबल जब देखते हो ना, तो प्रोडक्ट टेबल में हम लोग बोलते तो हैं, बुक भी बोलती है कि जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तुम्हें ना एक चीज बता देता हूँ जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हेल्पफुल होगी, कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना वो कौन से हैं। ये जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में टाइटेनियम से लेके कॉपर तक, जिंक भी इंक्लूड होता है इसमें, टाइटेनियम से लेके कॉपर तक ये जितने भी मेटल्स हैं ना, सिर्फ ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं तुम्हारे लिए, तुम ये याद रखो।
ठीक है, और भी होते हैं नीचे, लेकिन आप ये याद रखो आपके लिए इतना काफी है। तो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, नीदर इज स्कैंडियम। चलें आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एज शोन इन द इक्वेशन। मोल्स का क्वेश्चन है। A sample containing 1 mole of hydrogen is completely combusted. बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में, वाटर बन रहा है। The sample releases 286 kilojoule of heat energy. Okay. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब आपने बर्न किया है तो हीट एनर्जी कितनी निकल रही है? 286 किलोजूल्स की। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बर्न करने पे हीट एनर्जी इज रिलीज 286 kilojoules. Calculate the heat energy released when 25 gram of hydrogen is completely combusted. देखो इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो। ये जो मास है, या तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो पहले। आपको पता है कि 1 मोल जब बर्न होगा तो 286 किलो जूल्स की हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो ये 25 ग्राम के जो मोल्स हैं उसको जब बर्न करोगे तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो ऐसे भी कर सकते हो उसको। 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? दिस इज H2। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 ग्राम। तो इट इज 25 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 12.5। तो 1 मोल हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो 286 किलो जूल्स की हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब 12.5 मोल हाइड्रोजन के आप बर्न करोगे तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, x इंटू 1, 12.5 इंटू 286, x इज इक्वल टू 286 डिवाइडेड बाय 12.5। ठीक है, ये आ रही है हमारे पास 3575 किलो जूल्स। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग आइडियाज अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग टू एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो इसका आंसर तो हमने याद करा हुआ है ना बना के, कि जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड मेकिंग होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। इफ अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इट मींस के हीट एनर्जी एब्जॉर्ब during bond breaking is less than the heat energy released during bond making. देखो इसका आंसर हमने याद किया हुआ है, वो क्या है कि हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, या बॉन्ड मेकिंग भी लिख सकते हो उसको, बॉन्ड फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, हमने बॉन्ड मेकिंग के नाम से याद किया हुआ है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इट मींस कि हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग is greater than heat energy absorbed during bond breaking. अगर एंडोथर्मिक होगा तो उल्टा हो जाएगा, heat energy absorbed during bond breaking would be greater than heat energy released during bond making. साइम क्या हुआ बोलो? हैंड रेज करो, जरा ऊपर आओ जी। सर एक बात बताइए, जो आपने ऊपर किया हुआ है मोल्स वाला, इसमें 12.5 को आपने 286 से पहले मल्टीप्लाई किया है, तो फिर आपने उसको 12.5 से, हाँ तो फिर 12.5 से डिवाइड क्यों किया? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 1 मोल जो है इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वेशन के इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 12.5 into 286 ये तो निकाले।
ठीक है। तो सर ये आप 112 डिवाइड क्यों किया बाय 286 को? अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा था, सॉरी, ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी। जी जी 12.5 इंटू 286, ये आंसर यही बन रहा है इसका। ओके। सही है, करेक्ट कर लो उसको, थैंक यू अली। हाँ ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मिंग फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये भी सही है। सो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मिंग। तो जब आप डिफरेंट पेपर्स की डिफरेंट मार्किंग की देखोगे ना, तो कभी उसने ये भी लिखा हुआ है जो आप बता रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिखा हुआ है उसने कभी कभी कुछ पेपर्स में। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कह रहा है the reaction shown also represent the overall process that occurs within a hydrogen oxygen fuel cell। अब ये जो फ्यूल सेल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम लोग फ्यूल सेल के अंदर एक चैम्बर से हाइड्रोजन गैस डालते हैं, दूसरे चैम्बर से ऑक्सीजन गैस डालते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हम लोग इसमें करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। अब जो तुम लोग कहते हो ना कि फ्यूल्स का एक चैप्टर है रह गया है, तो जो फ्यूल्स का चैप्टर है उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, आधा तो वो पार्ट है, और आधा पार्ट ना इसका ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये वाला। तो फ्यूल सेल में हम लोग बेसिकली करते क्या है कि दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, और एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस डालेंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस डालेंगे। सही है। जो हाइड्रोजन गैस है ना उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन गैस है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अच्छा ये जो काम हो रहा है ना, ये हमारा अभी हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है वो एल्कली लिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये काम एसिडिक मीडियम में भी होता है, अल्कलाइन मीडियम में भी होता है, ठीक है। दोनों एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हो, मतलब HCl भी ले सकते हो उसमें, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो उसमें। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, ऑक्सीजन जो है वो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर लेट से एसिडिक मीडियम है ना, तो 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 मोल ऑफ वाटर बनाएगा। तो आपने ना ये वाली इक्वेशन फॉलो करनी है इसके लिए। जो मैं अभी यहाँ पे लिख पा रहा हूँ ना, जो इसमें लिखी हुई है, ये तो ओवरऑल इक्वेशन है, इसको छोड़ देना। ये जो मैंने लिखवाई है ना, ये वाली इक्वेशन फॉलो करना। होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो जिस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। मतलब इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है। बैटरी नहीं लगा रहे इसमें। अगर मैं बीच में इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, वायर के बीच में बल्ब लगा दूंगा तो बल्ब चलना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्यूल सेल है, बस इसकी इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो वाटर बन रहा है। तो वाटर इज नॉट हार्मफुल। अगर आप कोई फ्यूल जलाते हो, जैसे पेट्रोल जलाते हो, एल्केन, तो हमें पता है कि कंबशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रही है, और इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो पॉइजनस है। तो ये फायदा होता है फ्यूल सेल का। और फ्यूल सेल की जो ओवरऑल सेल इक्वेशन होती है वो ये बन रही होती है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन में भी ऊपर लिखी हुई थी। तो जरा इस इक्वेशन को अपने पास लिख लो, फ्यूल सेल का नाम लिख के। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास होना चाहिए, ये मैं हैंडआउट आपको भेज देता हूँ अभी। और ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है ना, ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए इसके बारे में। और एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल क्या होगा भाई, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट करवा रहे हैं वो कंटिन्यूअस सप्लाई है, क्योंकि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाल रहे हो। तो कभी भी फ्यूल सेल, जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालते रहोगे, करंट प्रोड्यूस करता रहेगा। और दूसरी बात ये कि डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, कंबशन प्रोडक्ट, इसके क्या है, सिर्फ से वाटर है। तो वाटर ने तो पॉल्यूट नहीं करना है ना एनवायरनमेंट को। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका यूज जो है ना वो लिमिटेड है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ऑक्सीजन गैस तो आपको एयर से मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस कहाँ से लाओगे। तो हाइड्रोजन गैस हम क्रैकिंग ऑफ एल्केन से निकालते हैं। बात तो वही हो गई
कि हमने अगेन पेट्रोल तो फिर भी यूज कर लिया, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन हमने अभी भी यूज करा हुआ है इसमें। सही है, ऑक्सीजन तो एयर में होती है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होती है एयर में। तो ये हैंडआउट मैं आपको भेजता हूँ, जरा इसको एक बार देख लेना। इस क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है डिस्क्राइब द रिएक्शन आल्सो रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस दैट अकर्स विद इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। डिस्क्राइब वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल टू पावर अ मोटर व्हीकल रादर देन बर्निंग गैसोलीन। गैसोलीन इज पेट्रोल, ठीक है। तो जब फ्यूल सेल को आप यूज करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो नो CO2 गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अभी तो ये 1 मार्क्स का है ना, अगर 2 मार्क्स का आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में क्या लिखोगे? इज रिलीज इट इज एज इट इज अ पोल्यूटेंट। मैं 2 मार्क्स के लिए लिखवा रहा हूँ ये, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए भी आ चुका है। एट इट इज अ पोल्यूटेंट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। इक्वेशन देखनी है? देखो मैं बना देता हूँ ना पूरा, तो इसको ना नोट बना लो ना अपने पास, साथ साथ हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसमें हमें जो हमारा फ्यूल सेल है, इस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो कुछ इस तरह का होता है कि इसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो हम HCl भी ले सकते हैं और कोई एल्कली भी ले सकते हैं, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग जो इक्वेशन याद करते हैं ना वो एसिडिक मीडियम के लिए याद करते हैं। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए। अब इस इलेक्ट्रोड पे ना मुझे किसी तरह से हाइड्रोजन गैस पहुंचानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पे ना एक ट्यूब रख दूंगा इन्वर्टेड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर करवाऊंगा, और दूसरी इलेक्ट्रोड पे ट्यूब रख के उसमें मैं ऑक्सीजन गैस एंटर करवाऊंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड से, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो और ये ऑक्सीजन वाली इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। अच्छा, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड कहते हैं। लेकिन एनोड यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अनलाइक इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रोलिसिस में, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो नेगेटिव होती है और कैथोड जो वो पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे यहाँ से और वो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड से निकल के ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रोड तक जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो बीच में वोल्ट मीटर लगाओ, बल्ब लगाओ या कोई डिवाइस लगाओ, वो करंट की वजह से चलेगी। सही है। इस पे एनोड पे क्या इक्वेशन है? एनोड इस केस में नेगेटिव है, लेकिन होगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसलिए हमने इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इट इज अ इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन आइंस बनाएगी बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कैथोड की क्या इक्वेशन है? कैथोड फ्यूल सेल में पॉजिटिव होती है, लेकिन होगी यहाँ पे रिडक्शन ही। इसमें ऑक्सीजन gas under the presence of H positive ion will gain 4 mole of electron to form 2 mole of water. अगर एलाइन मीडियम में लोगे तो एल्कलाइन मीडियम में, अगर आपको ये हाइड्रोक्साइड आयन वाली इक्वेशन याद हो ना, ये तो सबको याद करनी है। इसमें 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बनना है। इसको बस उल्टा करके लिख देना, सही है। बहरहाल इट्स बेटर कि आप एसिडिक मीडियम वाली याद करो, क्योंकि एसिडिक मीडियम वाली बाय डिफॉल्ट हमें याद रखनी है। और साथ में इसकी ओवरऑल सेल इक्वेशन याद रखो।
अब ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ते हैं, तो हाइड्रोजन 2 मोल हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 ही रहेगा, और ये आपका H पॉजिटिव आयन भी कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। अली देखो, एनोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है ना, एनोड इज अ इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलिसिस में जब भी आपने एनोड बनाई है तो इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड हमेशा पॉजिटिव ही बनती है, ऐसा ही है ना। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जिसमें करंट प्रोड्यूस करवा रहे होते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड जो होती है वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव होती है, लेकिन हो रही अभी भी ऑक्सीडेशन ही है। इसको नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। तो भाई देखो, जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बेसिकली एनोड कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैथोड कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड जो होगी वो पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड जो होती है वो नेगेटिव होती है और एनोड पॉजिटिव होती है। लेकिन प्रोसेस क्या हो रहा होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन दोनों में। और साथ में एडवांटेजेस क्या है भाई? फ्यूल सेल जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट इसका बन रहा है वो सिर्फ वाटर है, तो नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। और एक और एडवांटेज ये है कि इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। मतलब अगर इतना ही आप पेट्रोल जलाओगे ना, तो पेट्रोल कम एनर्जी देगा, पेट्रोल ज्यादा जलाना पड़ेगा, ये कम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ज्यादा एनर्जी देगा, तो इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। या आपको या इसको आप ये कह सकते हो, इट इज मोर एफिशिएंट। लेकिन ये वाइडली यूज नहीं होता, आपने नहीं देखा होगा किसी गाड़ी में फ्यूल सेल लगा हुआ है, क्योंकि उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन आप क्रैकिंग ऑफ क्रूड ऑयल से ही निकाल रहे हो, तो बात इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैसे हुआ? पूरी तरह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हुआ ना। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन स्टोरेज इज वेरी डिफिकल्ट। अब गाड़ी में हाइड्रोजन का सिलेंडर लगाना इज वेरी डेंजरस। हाइड्रोजन स्टोरेज इज डेंजरस एंड डिफिकल्ट। आप सीएनजी का सिलेंडर लगाते हो वो भी फट जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का सिलेंडर, हाइड्रोजन ज्यादा फ्लेमेबल, ज्यादा एक्सप्लोसिव है। और हाइड्रोजन का सिलेंडर फटेगा ना तो सीएनजी का सिलेंडर तो गाड़ी फाड़ता है ना, हाइड्रोजन का सिलेंडर आसपास की 4-5 गाड़ियां फाड़ देगा अगर खड़ी हुई है, तो ज्यादा एक्सप्लोसिव है। अली हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन जाने दो, अभी बस ये याद कर लो पहले। देखो, हम लोग पूरा चैप्टर तो रिवाइज नहीं कर सकते इसका। अगर आपको ये आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो उसके गूगल क्लासरूम से, जो आपको लिंक दिया हुआ है। क्रैश देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन हम पूरा लेक्चर ऑब्वियसली एएलडी करते वक्त इलेक्ट्रोलिसिस जाके नहीं पढ़ सकते अभी पूरा। चले भाई आगे। अच्छा, यहाँ पे उसने ना ऑलरेडी आपको आधी इक्वेशन बना के दी हुई है, आपने बस कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 मोल वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन 3 इज अबाउट एस्टर्स। देखो ये सारे एस्टर्स हैं, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। इनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस दिए हुए, मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए। जैसे जैसे एस्टर का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, देखो इनका ना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव में कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है ना। -100 था पहले,
-100 से -98 हो गया, फिर करते करते -95 हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, देखो 32, 57, 80, 102। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही होती हैं। अब अगर आगे ये पूछता है तो ये रीजन होगा। बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है इसने। देखो H पॉजिटिव आयन की जगह H2 नहीं लिखेंगे। वो जो हाइड्रोजन आपके पास H2 थी वो ऑक्सीडाइज हुई है टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन गैस तो लेफ्ट हैंड साइड पे था ना H2, वो ऑक्सीडाइज होके H पॉजिटिव आयन बना रहा है। तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपने डाला है, एलिमेंटल फॉर्म में, लेकिन वो ऑक्सीडाइज होके H पॉजिटिव आयन बना रहा है। तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे H2 है, राइट हैंड साइड पे H पॉजिटिव आयन है। चलो इसका क्वेश्चन ये कह रहा है स्टेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथाइल पेंटानोएट। तो अब आपके पास ये फॉर्म, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। मतलब इससे आसान काम तो कोई भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। तो ये हो जाएगा 6 × 12 + 12 + 2 × 16। ये हमारे पास आ रहा है 116। अच्छा फिर पूरा है प्रेडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। देखो मिथाइल प्रोपेनोएट सबसे नीचे है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 102 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा। अब कितना ज्यादा होगा? 103 लिखे हैं, 105 लिखे हैं, 110 लिखे हैं, 120 लिखे हैं, 130 लिखे हैं, क्या लिखे? तो देखो ऊपर से नीचे तक जो इंक्रीज आ रहा है वो कितना कितना इंक्रीज आ रहा है। देखो आपने सारे ये मिथाइल मिथाइल अल्कोहल सारे आपने मिथेनॉल लिए, एसिड चेंज हो रहा है ना, मिथेनोएट मिथेनोइक एसिड होगा तो मिथेनोएट बना, इथेनोइक एसिड से इथेनोएट बना, तो एक ऑर्डर बन रहा है। मतलब पेंटानोएट ब्यूटानोएट से पेंटानोएट में कितना इंक्रीज आना चाहिए वो देखने के लिए पहले आप ये देखो कि मिथाइल मिथेनोएट से मिथाइल इथेनोएट में कितना इंक्रीज आया है। तो 57 - 32 तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आ रहा है। इसी तरह इसके नीचे वाला देखो तो 80 - 57 तकरीबन ये 23 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आ रहा है। और फिर 102 है, 80 से 102 है, ये भी 22 का इंक्रीज आ रहा है। मतलब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में इंक्रीज आ रहा है। तो अब आप चाहो तो 22 ऐड कर दो, सही है। आप चाहो तो 23 ऐड कर दो, आप चाहो तो 25 ऐड कर दो, या इन तीनों का एवरेज लेकर ऐड कर दो, तब भी सेम आना है। तो इनमें से कोई एक वैल्यू ऐड कर दो 102 में, 22 ऐड कर दो, तो भी एक रेंज दी हुई होती है मार्किंग की में, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर नहीं दी हुई होती। तो ये 124 डिग्री सेल्सियस बन गया। अब इसकी एक रेंज दी हुई होती है कि अगर आपने 115 से 130 के बीच में कोई भी वैल्यू लिखी है आपका आंसर सही माना जाएगा। हाँ एजम पेंटानोएट है, क्या हो गया? 5 कार्बन वाला एसिड होगा ना पेंटानोइक एसिड। तो जब मिथेनॉल और पेंटानोइक एसिड रिएक्ट हुआ होगा तो मिथाइल पेंटानोएट बना है ना। अल्कोहल के नाम के साथ YL आ रहा होता है और एसिड के नाम के साथ OH आ रहा होता है। तो एसिड वुड बी पेंटानोइक एसिड एंड अल्कोहल वुड बी मिथानॉल। अच्छा फिर वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल पेंटानोएट। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब वो कहते हैं ना कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है प्रेडिक्ट करना या इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना? क्योंकि ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा होगा, हमेशा यही होता है इसका आंसर। अगर वो किसी में कह रहा है कि प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है तो इट मींस के ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। बॉइलिंग पॉइंट में ट्रेंड फॉलो हो रहा था, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है 60 से 74 हुआ, 88 हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो एक ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। देखो पहले मेल्टिंग पॉइंट 100 से -98 हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर -98 से -88 हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फिर -88 से दोबारा डिक्रीज होकर -95 हो गया। देखो नेगेटिव वैल्यूज में अक्सर मुश्किल होती है
तो मैं तुम लोगों को क्या कहता हूँ कि नंबर लाइन पे जैसे आप बनाते हो ना मैथ्स में, वैसे बना लिया करो। -100 की वैल्यू अगर यहाँ है तो -98 जीरो के और करीब होगी, -88 और करीब होगी, -95 कहाँ होगी, 100 के और करीब, मतलब सॉरी 98 और 88 के बीच में होगी ना कहीं। तो ट्रेंड पहले बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर पीछे आ गया, ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका आंसर सेम ही होता है। अगर आप ये नहीं भी कर पा रहे हो ना, और आपने ये इस तरह का क्वेश्चन देखा है कि पॉसिबल क्यों नहीं है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट का वर्ड और फिर ट्रेंड बना हुआ है, मतलब सीरीज बनी हुई है, तो उसमें एक ही आंसर बन रहा होता है यूजुअली, वो लिख दिया करो। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, डू नॉट फॉलो द ट्रेंड, या नो क्लियर ट्रेंड, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट is not following a trend. चलो भाई, at 35 degrees Celsius, methyl methanoate is a gas. Explain how the data in the table shows this. अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मिथाइल मिथेनोएट जो है ना वो गैस है? तो मिथाइल मिथेनोएट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -100 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगी? देखो 35 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -100 पे, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 32 पे। अगर आपने टेम्परेचर 35 रखा हुआ है अभी, तो आप बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुके हुए हो ना। तो जो आप टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो, इट इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट। तो 35 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल मिथेनोएट, so that's why it is a gas. फिर कह रहा है मिथाइल पेंटानोएट इज यूज्ड टू फ्लेवर फूड, सजेस्ट वन अदर यूज ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स के हैंडआउट पे बहुत सारे यूजेस लिखे हुए हैं कि वो फूड फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, सेंट्स में परफ्यूम मेकिंग के लिए यूज होता है, तो परफ्यूम्स में यूज हो रहा होता है। फूड फ्लेवरिंग का तो उसने खुद ही लिख दिया है, और साथ में वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। सॉल्वेंट किसी चीज को डिसॉल्व करवाने के लिए जो चीजें यूज होती है ना, वो सॉल्वेंट होता है। ये स्वीट स्मेल होती है ना इनकी, इसके फूड फ्लेवरिंग और परफ्यूम में ये यूज हो रहे होते हैं। आगे कह रहा है मिथाइल पेंटानोएट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथेनॉल। नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल मतलब मिथेनॉल, और प्रोपेनोइक आया होगा प्रोपेनोइक एसिड से। The forward reaction is exothermic. Esterification is a reversible reaction. Forward भी जाता है, backward भी जाता है। कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट दैट कैन बी मेड फ्रॉम 11 ग्राम ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड एक्सेस ऑफ मिथेनॉल। देखो भाई, मिथेनॉल तो एक्सेस में, और जो चीज एक्सेस में होती है, जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है, उसको तो मैं यूज करता नहीं हूँ प्रोडक्ट निकालने के लिए। अब एक्सेस ऑफ मिथेनॉल है तो मिथेनॉल को तो हम यूज करेंगे नहीं। वो ये पूछ रहा है कि 11 ग्राम ऑफ एसिड से, एसिड का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, उससे क्या पूछ रहा है कि मिथाइल प्रोपेनोएट जो एस्टर है उसका मास कितना बनेगा। तो एस्टर का भी मास पूछ रहा है, तो एस्टर के नीचे भी मास की हेडिंग डाल दी हमने। दूसरा काम हम क्या करते हैं, इक्वेशन में जो इनके मोल्स लिखे हुए हैं वो नीचे उतार देंगे। एसिड के 1 मोल लिखे हुए, और एस्टर के भी इक्वेशन में 1 मोल है। इनके मोल्स को हमें कन्वर्ट किस में करना है, हेडिंग क्या डाली है, मास की हेडिंग डाली है ना, तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं मॉलिक्यूलर मास से, कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो अब इसके ना प्रोपेनोइक एसिड, इसका एमआर निकालना होगा तुम्हें, इसका भी एमआर निकालना होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा तुम्हारा लंबा काम हो जाएगा बस, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका एमआर जो प्रोपेनोइक एसिड का एमआर है वो कैसे निकालोगे, तो इसका टोटल फॉर्मूला में हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 × 12, 2 ऑक्सीजन है 2 × 16, और हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6, तो 6 1 6, तो इसका एमआर आ जाएगा। इसी तरह ये जो एस्टर है, इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 × 12,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 2 ही है, 2 × 16, और हाइड्रोजन कितने, अरे यार हाइड्रोजन हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, 8 × 1, ये आ रहा है 74 ग्राम, और नीचे वाला आ रहा है एस्टर का आ रहा है 4 × 12 प्लस 2 × 16 प्लस 8 × 1, 88 ग्राम। 74 ग्राम ऑफ एसिड से 88 ग्राम ऑफ एस्टर बन रहा है। तो 11 ग्राम ऑफ एसिड से कितना एस्टर बनेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, उसका आंसर आ जाएगा। तो x × 74, 11 × 88, this is 11 × 88 divided by 74। ठीक है, ये 13.1 ग्राम आ रहा है। हुनैन स्टोशियोमेट्री पढ़ी हुई है आपने? स्टोशियोमेट्री क्या होती है कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रोपेनोइक एसिड के 11 ग्राम से एस्टर का कितना मास बनेगा। तो एस पर इक्वेशन जो इसकी रेसिपी है वो ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड से 1 मोल ऑफ एस्टर बनता है। 1 मोल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड का मास कैसे निकालोगे, 1 × मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपेनोइक एसिड जो कि 74 ग्राम आ रहा है, प्लस 74 ग्राम ऑफ प्रोपेनोइक एसिड से एस्टर का मास कितना बन रहा है, 1 मोल का इसका मास इसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा 88 ग्राम। तो 74 ग्राम ऑफ एसिड से 88 ग्राम ऑफ एस्टर बन रहा है, तो 11 ग्राम ऑफ एसिड से कितना बनेगा। तो हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमने आंसर निकाला x का। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है ना आंसर, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनेंगे, 13.1 आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ना। इसका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 13.08 अब मैं 13.08 नहीं लिख रहा उसको, क्योंकि मुझे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया तो 13.1, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन गया ना, 131। देखो एक्सिस रिएक्टेंट जो होता है ना वो डिसाइड नहीं करता कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है। तो मैं मिथेनॉल से तो निकाल ही नहीं सकता हूँ ना, और ना ही मिथेनॉल का कुछ दिया हुआ है मुझे निकालने के लिए, एसिड का मास दिया हुआ है ना। लेकिन अगर मिथेनॉल का भी मास कुछ गिवन होता, लेकिन मैं मिथेनॉल को फिर भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मिथेनॉल तो बचा रह जाएगा ना। जो रिएक्टेंट पहले खत्म होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बन सकता है टोटल। चले आगे बढ़े। आगे कह रहे थे टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज। देखो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार 2 सालों में बहुत बार देख लिए कि रेट ऑफ अ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जब आप, हमें मैं लिखवा नहीं रहा पूरा, अभी जो हमने पिछले 2 साल के पास पेपर्स करे हैं बहुत बार ये आंसर हमने लिख लिया है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट जो है वो तो इंक्रीज होगा। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो increasing temperature increases the rate of a forward reaction. Why? Because particles have more kinetic energy. The kinetic energy of particle will increase. Kinetic energy particles की increase होगी तो more number of particles have energies greater than activation energy. So chances of successful collision will increase. देखो मास मिथेनॉल लिमिटेड नहीं है, मिथेनॉल एक्सेस में है। तो अगर मिथेनॉल एक्सेस में है तो ऑब्वियसली प्रोपेनोइक एसिड लिमिटिंग में होगा ना। भाई ये लिख लोगे ना इसका आंसर। पीछे के जो प्लेलिस्ट में हमारे पास जो 2 साल के हमने पेपर्स किए हैं उसमें बहुत बार लिखा हुआ है, वही सेम है। मैं डिक्टेट करवा देता हूँ, रिकॉर्डिंग से भी तुम्हें मिल जाएगा। देखो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीजेस and more particle have energies greater than activation energy, so chances of successful collision will increase. ये इसका पूरा आंसर है। फिर आगे कह रहे थे टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
देखो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे इंथैल्पी चेंज तो उसने लिखा हुआ नहीं है। अगर इसका इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। लेकिन उसने नीचे देखो लिखा हुआ है ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। और अगर फॉरवर्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। देखो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होगा या तो एंडो होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, डिक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। और एंडो होगा तो उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से राइट पे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से लेफ्ट पे। जब इक्विलिब्रियम राइट पे जा रहा है तो इट मींस मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, और लेफ्ट पे जा रहा है तो लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म, या मोर यील्ड या लेस यील्ड की टर्म्स में भी बात कर सकते हो। ये हमने लास्ट के जो 2 पेपर्स किए हैं उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार लिखा हुआ भी है, तो ये मैं अभी भी इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ। मतलब इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और वो हमने डिटेल में भी डिस्कस किए हुए सारे फैक्टर्स, जो पहले पेपर किए हुए ना, प्लेलिस्ट से देख लेना खोल के भाई, हमने डिटेल में सारे फैक्टर डिस्कस किए हुए और सबके आंसर्स बना के हमने देख लिए उसी पेपर करते करते, तो वहां से देख लेना। ऐसा हम ये क्वेश्चन बार बार ही आते हैं, और अच्छी बात है ना, तो चीजें बार बार आ रही है मतलब तुम्हें पता है कि तुम सही लिख के आओगे। अब क्वेश्चन 4 में कह रहा है पार्ट ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज शोन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन। हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें क्रोमियम नहीं है। हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है कल नसीमा वाली, तो कल नसीमा के मंगेतर अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। क्रोमियम हमने याद नहीं किया हुआ ना हमें याद करना, लेकिन उसने खुद ही ऑर्डर बता दिया है कि मैग्नीशियम से आयरन तक रिएक्टिविटी कम हो रही है, क्रोमियम की रिएक्टिविटी जिंक और आयरन के बीच में है, तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करना होगा। इसमें कह रहा है प्रेडिक्ट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एंड क्रोमियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो भाई मेटल्स, अब मेटल्स का क्वेश्चन हमें ना जो हमने लास्ट के 2 ईयर्स किए थे उसमें कोई जबरदस्त मेटल्स का क्वेश्चन नहीं मिला था, यहाँ पे मिला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का। तो क्या क्रोमियम मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा? तो हमने एक टेबल बनाया हुआ है मेटल्स के चैप्टर में, और हमने उसमें क्या देखा है कि हमारे पास कॉपर से जो नीचे मेटल है, कॉपर से लेके कॉपर से तो नीचे के मेटल्स हैं, वो कभी भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मैं याद दिला देता हूँ कौन से टेबल की हम बात कर रहे हैं। देखो हम इस टेबल की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। सही है, तो ये याद रखना। तो उसने पूछा हुआ है क्या क्रोमियम रिएक्ट करेगा, तो क्रोमियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, देखो आयरन के ऊपर आ रहा है, आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है तो क्रोमियम उससे भी ऊपर है, तो लेड और आयरन करते हैं तो क्रोमियम भी करेगा। तो यस, क्रोमियम विल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब क्रोमियम मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अब क्रोमियम जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, अब +1 आयन बनाएगा, +2 आयन बनाएगा, ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा क्रोमियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं करते हाइड्रोजन को एसिड में से। अच्छा फिर क्या है, powdered zinc is added to X chromium 3 ion, construct an equation with the state symbol for this reaction। देखो जिंक जो है वो अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज है देन क्रोमियम, मतलब जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, और जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को
डिस्प्लेस करते हैं। तो मोर रिएक्टिव मेटल हमने क्या पढ़ा था, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो रिड्यूस हो जाता है। मेटल्स में पढ़ा है हमने। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो जिंक को अगर मैं क्रोमियम आइंस में डालूंगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आइन में, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिंक जो है वो हमेशा जिंक 2 पॉजिटिव आइन बनाता है। देखो मैंने तुम लोगों को बार बार बताया कि जिंक का चार्ज याद रखना, जिंक हमेशा 2 पॉजिटिव आइन बनाता है, इसी तरह सिल्वर जो है वो +1 आइन बनाता है, क्योंकि ये लोग किसी ग्रुप में नहीं है ना, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में, तो इसका चार्ज आपको समझ नहीं आता है कैसे होगा, तो ये याद रखना है जिंक का और सिल्वर का। जिंक 2 पॉजिटिव आइन बना लेगा, और साथ में क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एलिमेंटल फॉर्म में, Cr बना लेगा वो। अच्छा, जिंक जो है वो पहले एलिमेंटल फॉर्म में है तो वो सॉलिड होगा, क्रोमियम जो भी चीज आयनिक फॉर्म में होती है वो उसका स्टेट सिंबल एक्वस होता है। जिंक जब आयन बना है तो स्टेट सिंबल एक्वस, और जब क्रोमियम एलिमेंटल फॉर्म में आया तो स्टेट सिंबल सॉलिड। तुम्हें मसला कहाँ पे होगा, तुम्हें मसला होगा इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने में। अब देखो जब इस तरह की इक्वेशन बन रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से बैलेंसिंग करो कि चार्जेस भी बैलेंस हो जाए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 पॉजिटिव है ना, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक 1 है, राइट हैंड साइड पे भी जिंक 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्रोमियम आपका 1 है, राइट हैंड साइड पे भी क्रोमियम 1 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज +3 है, राइट हैंड साइड पे +2 है। इसको बैलेंस करने के लिए इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, तो क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 6 हो जाएगा। लेकिन अब एटम्स डिसबैलेंस हो गए, क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो गया, तो राइट हैंड साइड पे क्रोमियम के साथ 2 लगा दो, और जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे 3 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक के साथ 3 लगा दो, तो ये इक्वेशन ऐसे बैलेंस हो। सुफियान क्या समझाऊं फिर से, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। यार ये पढ़ा था ना कॉपर सल्फेट वाला, कॉपर सल्फेट और जिंक वाला हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद हो, ये वाला। इसमें क्या पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, जिसमें कॉपर जो है वो कॉपर आयनिक फॉर्म में, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, इसमें जब आप जिंक की स्ट्रिप डालते हो, जिंक एलिमेंटल फॉर्म में डालते हो, तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या करता है, देखो मोर रिएक्टिव मेटल चाहता है कि मैं ऑक्सीडाइज हूँ। कैसे पता जिंक मोर रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो जिंक की ईगो पे बात आ जाती है। जिंक कहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, कॉपर तुम गेन करो, तो वो कॉपर आयन को, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो कॉपर आयनिक फॉर्म में, तो वो उनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन करवाता है, और खुद जो है वो रिड्यूस करेगा, खुद वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर गेन करेगा ना, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा और जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी यही हुआ है। यहाँ पे फर्क क्या है कि जिंक और क्रोमियम था, अब जिंक मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर लिखा हुआ है। सही है, बैलेंस कैसे किया है हमने, हमने पहले चार्जेस को बैलेंस किया, उसके बाद एटम को बैलेंस किया। सही है सुफियान। अच्छा, फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन बाय एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। भाई एज पर रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम शुड बी रिएक्टिंग विद वाटर, लेकिन एल्यूमिनियम के रिएक्ट ना करने की वजह उसकी ऑक्साइड लेयर होती है, जो कि वाटर नॉन पोरस होती है और वाटर को अंदर जाने नहीं देती। तो एल्यूमिनियम मेटल हैज एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर Al2O3 layer on surface which is non-porous and does not allow water to pass through it. भाई देखो बैलेंसिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बैलेंसिंग
इक्वेशन अगर बना लिए तो अगर मैं एटम्स को देखूं, इसमें एटम्स तो हमारे ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये चार्जेस बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 प्लस आ रहा है, राइट हैंड साइड पे 2 प्लस आ रहा है, तो मैं 3 और 2 को किस तरह से बैलेंस कर सकता हूँ? राइट हैंड साइड पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +6 हो जाएगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे +6 बनाने के लिए क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, चार्जेस बैलेंस हो गए। लेकिन अब एटम्स आगे पीछे हो गए, क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो गए ना टोटल, राइट हैंड साइड पे 2 बनाने के लिए मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्रोमियम को, और जिंक राइट हैंड साइड पे 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है अली? नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में मुझे नहीं पता था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि हमें याद तो नहीं करना, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड के बारे में हमें याद रखना है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब ये किसी चीज को रिड्यूस करवा देता है तो इसका कलर चेंज क्या हो जाता है? कलरलेस से, इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू डार्क ब्राउन या ब्राउन। तो जब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालोगे तो ये ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ये रिड्यूस कराएगा और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कलर चेंज क्या होगा? दैट वुड बी कलरलेस टू ब्राउन। फिर कह रहा है क्रोमियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद क्रोमियम 3 ऑक्साइड। क्रोमियम 3 ऑक्साइड इज Cr2O3। कह रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ इसको रिएक्ट करवाया। एक्सट्रैक्टेड का क्या मतलब होता है कि क्रोमियम को आयनिक फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में लेकर आना है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सही है? अच्छा, अगेन वही वाली बात है जो ऊपर हुई है कि मोर रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो वो उसको क्या करेगा? रिड्यूस करवा देगा। देखो एल्यूमिनियम भी ऊपर है ना क्रोमियम से रिएक्टिविटी ऑर्डर में, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पे। तुमसे कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो क्रोमियम 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है Cr2O3। क्रोमियम का चार्ज क्या है इसमें? 3 है ना, 3 पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में आपने डाला है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा क्रोमियम को हटा के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, और क्रोमियम जो होगा वो फिर आपका एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में है ना, क्रोमियम ऑक्साइड में 3 पॉजिटिव है, तो वो Cr बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे? देखो एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम 2 बनाने के लिए एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा दो। अच्छा, क्रोमियम राइट हैंड साइड पे 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो क्रोमियम के साथ राइट हैंड साइड पे 2 लगा दो। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे 3 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, फिर कह रहे हैं सजेस्ट अ कंपाउंड दैट कैन रिड्यूस क्रोमियम 3 ऑक्साइड टू क्रोमियम मेटल। देखो हम हमारे पास जो मेटल्स हैं, मेटल्स की जो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा है, उस रिएक्टिविटी ऑर्डर में हमने ये देखा था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं उनको रिड्यूस करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ती है उनकी, जैसे कि एल्यूमिनियम था फॉर एग्जाम्पल फुटा पड़ता है, लेकिन उसके नीचे वाले जो मेटल्स हैं जिंक से लेके आपका कॉपर तक, वो हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट से भी करवा सकते हैं। जैसे आयरन की एक्सट्रैक्शन पड़ी थी ना, आयरन की एक्सट्रैक्शन हमने किससे करवाई थी? कोक से, और जो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें बन रहा था वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। तो एल्यूमिनियम से नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस्ड हो सकते हैं। तो आप कार्बन से भी हो सकते हैं, कार्बन एलिमेंट भी डाल सकते हो। तो आप उसको कौन से कंपाउंड से, कंपाउंड पूछ रहे हैं, तो कंपाउंड तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन तो एलिमेंट है ना, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। बस मोहित खत्म कर रहे हैं क्लास, थोड़ी देर रुक जाओ। Suggest a compound that can reduce chromium 3 oxide to chromium metal, that is carbon monoxide. One advantage of recycling of metals, हैंडआउट में बहुत सारे एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेना कि हम जब क्या करते हैं भाई, अपना पैसे बचा रहे हैं ना रिसाइकलिंग करके। अगर मैं दोबारा से नया मेटल निकालने जाऊंगा जमीन से, तो वो एक तो नॉन रिन्यूएबल है, खत्म होता जा रहा है,
दूसरी बात, जब आप माइनिंग करते हो तो इन्वायरमेंटल डैमेज करते हो और पैसे भी तो खर्च करते हो, फ्यूल भी तो खर्च करते हो नीचे जमीन से डिग आउट करने के लिए। तो अगर आप रिसाइकलिंग करोगे तो यू आर सेविंग एनर्जी, एनर्जी सेव कर रहे हो, पैसे भी सेव कर रहे हो, इन्वायरमेंट भी सेव कर रहे हो। तो बहुत सारे एडवांटेजेस दिखे हुए हैं, इसको एक बार पढ़ लेना। अच्छा, बाकी हमारे आज के कितने आई थिंक 6 क्वेश्चंस और रह गए। अब ये पेपर कल हम कंटिन्यू करेंगे। और देखो, अगर हम लोग इस तरह से एक एक पेपर करेंगे ना, तो हमें ना हमारे वीक में सिर्फ 2 ही पेपर हो सकेंगे। अगर आप लोग पेपर करके बैठोगे पहले से, अब मैंने बता दिया है कि कल के लिए आपके पास यही पेपर है, इसमें क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स आपने करने हैं। और उसके नेक्स्ट डे के लिए हम लोग 2021 का पेपर 2 ऑफ 2 अक्टूबर नवंबर ये करना है। तो अगर आप ये पहले से कर लोगे तो हम थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं, हमें इतना बैकग्राउंड में जाना नहीं पड़ेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि जब आप पेपर कर रहे होगे खुद से, तो आप खुद ही बैकग्राउंड चेक कर रहे होगे, लेक्चर्स खोल खोल के देख रहे होगे कि ये चीज कहाँ पड़ी हुई है। बस मुझे तुम लोगों को यही सिखाना है कि पेपर सॉल्व प्रैक्टिस किस तरह से करना है। हर क्वेश्चन जिस चैप्टर से रिलेटेड है, मैं हैंड आउट खोल खोल के क्यों दिखा रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम भी यही काम करो प्रैक्टिस करते वक्त, कि जिस चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके उस लेक्चर को रिवाइज करो। और अगर कोई पास पेपर में ऐसी नई चीज तुम्हें मिल रही है जो तुम्हारे लेक्चर में नहीं है, तो लेक्चर में जाके लिख लो, ताकि एंड में बस वो लेक्चर रिवाइज करोगे तो पास पेपर खुद ही रिवाइज हो जाएंगे, वो एक दिन में हो जाएगा सब कुछ। तो अभी जो आपके पास 12-13 दिन बचे हैं, उसमें ये एक्टिविटी कर लो, ठीक है। खुद करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो पूछते जाओगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो मेक श्योर ये पेपर जो है क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स कल ट्राई करके बैठना, पूरा 5 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स, ठीक है। जा सकते हो आप लोग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कॉपर के अंदर एल्यूमिनियम क्यों नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आई हमारी बात, थोड़ा सा एलैबोरेट करो उन्होंने इसको। और अली, क्या रिडॉक्स रिएक्शन वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते? उसके बस की बात नहीं है। तो जो हमने मेटल्स में एक्सट्रैक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया ना, वो कोक या कार्बन, कोक से ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, क्योंकि कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जहां जहां वो कांटेक्ट में होगा उसी जगह से वो रिड्यूस करवा रहा होगा सैंपल को, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो पूरे उसमें फैल जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते। उन्हें या तो माइक खोल लो अपना, क्वेश्चन को एलैबोरेट कर दो, मुझे समझ नहीं आई है तुम्हारी बात। ठीक है, बाकी जो जाना चाहे वो जा